हेलो वीवर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी बहू लाखों में एक थी और खूबसूरती में चांद को फेल करती थी। इतनी खूबसूरत बहू थी कि मेरे खानदान या पूरे मोहल्ले में ऐसी खूबसूरत बहू किसी की नहीं थी। मेरा बेटा मेरी बहू का गुलाम बन गया था। मेरी बात कम मानता था और अपनी पत्नी की सेवा में लगा रहता था। बड़ा गुस्सा आता। तंग आकर एक रोज उसको जहर देकर मार दिया। हम एक ईसाई कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मैं उसके साथ कब्रिस्तान भी गई थी। मेरे सामने बहू को दफनाया गया था। मेरा बेटा दिन रात रोता रहता। मेरे बेटे को तसल्ली देने जाती तो वह कमरे का दरवाज़ा खोलता, मगर अंदर से मेरी बहू की चीखने की आवाज़ें आती। बहू तो मर गई थी, फिर ये आवाज़ें किस लड़की की थी? एक रोज़ मैंने झांक कर देखा तो मेरे तो कदमों तले ही ज़मीन निकल गई। मैं अंदर का मंजर देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि अंदर तो मेरा नाम मारिया है। मेरी शादी एक बहुत बड़ी जमींदार से हुई थी। मेरे पति के मरने के बाद बहुत सारे ज़मीनें और जागीरें छोड़ी थी और उनके मृत्यु के बाद में सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में आ गई थी। हमारे ज़मीनों के चर्चे दूर दूर गांव में, शहर में थे। हमने खेत के बीचों बीच एक हवेली जैसा बनाया हुआ था। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और नौकर चाकर थे। ज़मीनों पर काश्तकारी करने वाले मजदूर थे। मेरे दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया था। मेरे दिल में एक बड़ी अरमान थी कि मैं किसी बड़े घर में अपने बेटे की शादी करूंगी और इतनी धूमधाम से करूंगी कि कम से कम 5 गांव वाले तो मेरे बेटे की शादी में ज़रूर शामिल होंगे और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करूंगी। कई परिवारों से और कई मैरिज ब्यूरो में मैंने रिश्ता ढूंढने का काम पर लगा दिया था और उन लोगों से कह दिया कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, बस वो चांद भी फेल कर दे। और मैंने अपनी निगाहों में भी लड़की खुद से देखना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मेरा बेटा किसी लड़की के चक्कर में है, क्योंकि रात को उसके कमरे से बातें करने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वह सारी रात फ़ोन पर लगा रहता था। मैं परेशान हो गई थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि वह एक लड़की को पसंद करता है। मैंने पूछा कौन है वो? तब उसने अलीना का नाम लिया, जो हमारे एक मजदूर की बेटी थी। ये सुनकर मैं तो चीख पड़ी, तुम हमारे खानदान में बदनामी करवाना चाहते हो। मगर अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने अपने बेटे की बात मानने से बिल्कुल मना कर दिया था और मुझे लगा था कि कुछ दिनों तक वह सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा किस्सा सामने आया कि मेरे होश ही उड़ गए। एक दिन मैं अपने हवेली में बैठी थी, जब मेरा बेटा वहाँ आ गया। उसके साथ अलीना थी। मैंने पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाए हो? तब मेरे बेटे ने बताया कि ये आपकी बहू है। सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरे बेटे ने एक मज़दूर की बेटी से शादी कर ली थी। अलीना बहुत खूबसूरत लड़की थी। पूरे गांव में इतनी खूबसूरत लड़की कोई नहीं थी। मगर मैं अपने जैसे किसी बड़े ख़ानदान से अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। आज मेरे सब ख्वाब टूट कर चकनाचूर हो गए थे। मेरी जिद की वजह से उन्होंने छुप कर चर्च में शादी कर लिया था। मैं उनको घर से भी निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी और मैं अपनी आंखों से उसको बिल्कुल भी ओझल नहीं होना देना चाहती थी। अपने बेटे को मैंने कई बार अलग बुलाकर, बेटा जब तुम्हारा दिल भर जाए तब अलीना को छोड़ देना, मगर मेरे बेटे ने मेरी एक न मानी। लोगों ने भी खूब बातें बनाई थी, इतनी बड़ी हवेली की बहू एक मजदूर की बेटी है। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर आना जाना छोड़ दिया था। मुझे अपनी बहू से अब नफरत सी होने लगी थी। मैं उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, बात बात पर उसे डांटती थी और उसे बातें भी सुनाया करती थी। लेकिन मेरी बहू न सिर्फ ये सब कुछ बर्दाश्त करती थी, बल्कि मुझे खुश रखने की भी पूरी कोशिश करती थी। वह घर के सारे काम खुद किया करती थी और मेरी नज़रों में अपनी जगह बनाना चाहती थी। मगर मैं उसके कामों में हमेशा नुक्स निकालती रहती थी और बिना वजह उसको डांटती रहती थी। दूसरी तरफ मेरा बेटा तो बीवी का गुलाम था ही। उसकी इजाज़त के बगैर वह कोई काम नहीं करता था। मेरे कहने के बाद भी उसकी हर बात मानता था। मेरी बहू ने मुंह से निकाला नहीं कि हर चीज़ उसकी पूरी करता था। रानी बनाकर सारे घर में घूमती रहती थी। ये सब देखकर तो मैं अंदर ही अंदर जलती भूनती रहती। मेरा दिल चाहता कि किसी न किसी तरह शादी खत्म हो जाए, लेकिन समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। एक दिन मेरी एक सहेली मुझे मिलने आई और मेरी बहू को देखकर हैरान हुई और गुस्से से कहने लगी, तुमने इतनी नीची जाति के खानदान वालों से अपना रिश्ता जोड़ लिया है।
तो मेरी सहेली ने मेरी सारी कहानी सुनकर मुझे एक राय दी, जिसे सुनकर मैं डर गई थी, मगर मुझे उसके राय पर काम करना था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मैं हर सूरत में अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी बहू दोनों घर में अकेली थी। मेरी बहू बाथरूम में नहाने चली गई और मैंने पहले से ही एक सपेरे वाले से बात की हुई थी। उस वक्त मौका देखकर मैंने उस सपेरे वाले को सांप के साथ ही बुला लिया, और ये काम मुझे बिल्कुल आनन फानन में ही करना था। इसलिए सपेरे वाले को मैंने सलाह दी कि सांप को तू ड्रेसिंग टेबल पर ही रखना, ताकि मेरी बहू जाए और अपने बाल ठीक करेगी और वह सांप उसे काट लेगा। फिर उस सपेरे ने वैसा ही किया। उसने बाहर से उसका दरवाज़ा बंद कर दिया और सांप काफ़ी हद तक जहरीला था। फिर मैं इतना इंतज़ार में बैठ गई कब मेरी बहू बाथरूम से निकलेगी और कमरे में जाएगी। फिर उसके चीखने की आवाज़ से मैं खुश हो जाऊंगी। जैसे ही मेरी बहू ने बाथरूम से अंदर जाने का गेट खोला, कुछ ही देर हुए थे कि उसकी चीखने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई देने लगी। जल्दी से मैंने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया, क्योंकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी, और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरा बेटा भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि मम्मी, मेरी बीबी को जहरीले सांप ने डस लिया है और उस वक्त बहुत बुरी हालत में है। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। ये सुनकर मैंने अपने बेटे को झूठी तसल्ली देने लगी। फिर बैठकर बहू की मौत का खबर का इंतज़ार करने लगी। रात 1 बजा होगा कि जब मेरे बेटे ने अस्पताल से फ़ोन किया और कहा, मम्मी, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांप ने उसे काट खाया था और मैं वक्त पर उसे अस्पताल नहीं लाया था और जहर सारे बदन में फैल गया था। ये खबर सुनकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। यही तो मैं चाहती थी कि मेरी बहू मर जाए और इल्ज़ाम भी मुझ पर ना आए। मैं बहुत खुश थी कि अब मैं अपने बेटे की शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगी। सुबह मेरी बहू की मिट्टी घर आई और फिर उसका शोक मनाने उसके माँ-बाप और उसके दूर के रिश्तेदार भी आ गए। मैं बहुत खुश थी, मगर झूठा शोक मनाने का नाटक कर रही थी। उसकी लाश को अंतिम रस्म किया गया, फिर उसको कब्रिस्तान ले जाया गया। मैं भी साथ गई थी और फिर मेरे बेटे ने अपनी बीवी को मेरी आंखों के सामने कब्र में उतार दिया। मेरी बहू की कब्र की आखिरी विदाई देखकर थोड़ा सा मैं भी कांप गई थी, मगर फिर खुद को ये कहकर खुश कर दिया कि मैंने अपने रास्ते से कांटा निकाल दिया। मेरी बहू की मृत्यु के बाद मैं बहुत खुश थी और अब अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती थी। सो पूरा हो गया। तो मैंने एक दिन अपने बेटे जॉन से ये बात कह दी, मगर मेरी बात पूरी ना कर सकी, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी बीवी के गम में डूबा हुआ था। मैंने कुछ दिन और रुकने का फैसला कर लिया। ऐसे करते करते पूरे 2 महीने बीत चुके थे। अब मुझे अपने बेटे से ज़रूरी बात करना थी। उस रात मैं सारी रात जागती रही, सोचती रही कि अपने बेटे को कैसे दूसरी शादी के लिए तैयार करूं। पूरी रात मैं अपने बेटे को मनाने की नए नए तरीके सोचती रही और मैं इतनी उत्सुक थी, अपने पूरे जोशों में थी। सारी रात नींद न आई। आधी रात को प्यास लगी। मैं अब पानी पीने के लिए किचन में बाहर चली गई। वापसी पर सोचा, क्यों ना एक बार देखती चलूं कि मेरा बेटा सो गया है या जाग रहा है। ये सोचकर मैं बेटे के कमरे तक पहुंच गई, लेकिन वहां देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा बेटा हमेशा उसके कमरे के पास पहुंचकर देखा मेरे बेटे के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं घबरा गई और अंदर जाने वाली थी कि एक आवाज़ मेरे कदम रोक दिए। वो एक औरत की आवाज़ थी और मैं ये आवाज़ सुनकर हिल गई थी, क्योंकि ये औरत की आवाज़ मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। मेरा रंग तो बिल्कुल फीका पड़ गया था, क्योंकि उस वक्त मेरी हवेली में मेरे अलावा कोई दूसरी औरत थी ही नहीं। मैं कमरे के बाहर खड़ी काफ़ी देर तक आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी। मुझे किसी भी कोई भी बात की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरा बेटा औरत से बातचीत में बिजी था। फिर कुछ देर के बाद मैं वहाँ से अपने कमरे तक भाग आई। वापस आकर मैंने काफ़ी हैरान हो गई थी कि वह औरत कौन है, और कहीं मेरे बेटे ने दोबारा कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली। इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस वजह से मैं और परेशान हो रही थी। यही सोचते सोचते कब मेरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मैंने नाश्ते की मेज़ पर बेटे से दूसरी शादी की बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा मेरी हर बात इग्नोर कर रहा था, जैसे उसे मेरी बात का बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
मुझे गुस्सा आ रहा था और वे रात वाली औरत की आवाज़ से पहले ही परेशान थी कि मैं भी सोच रही थी कि हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। मैंने आज रात फिर से बेटे के कमरे में जाने का फ़ैसला किया। मैं जानना चाहती थी कि उस औरत की हकीकत क्या है। सारा दिन मैं उसी में सोच में डूबी रही, कहीं दोबारा मेरे बेटे को किसी औरत से प्यार तो नहीं हो गया है। मैं उस दिन को याद करने लगी जब शादी से पहले मेरा बेटा छुप छुप कर उस मजदूर की बेटी से मुलाकात करता था। मैंने कई बार उन दोनों को साथ में छत पर देखा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मेरा बेटा उस मजदूर की बेटी से शादी कर लेगा। उस वक्त मैंने अपने बेटे को बहुत ढील दी थी, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। मैं किसी भी ऐसी ऐरी गैरी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करने देना चाहती थी। इसलिए मैंने दोबारा अपने बेटे के कमरे के बाहर चक्कर लगाने का फ़ैसला कर लिया। रात को जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि आधी रात बीत गई है, मैं अपने बिस्तर से उठी और किचन में चली गई। पानी पीने सोचकर कमरे से निकल गई। रसोई से जब मैं वापस आ रही थी, तो मैंने अपने बेटे के कमरे की तरफ चली गई। वहाँ देखकर तो एक बार फिर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज भी वह मेरे बेटे के कमरे की लाइट जल रही थी। और ना सिर्फ लाइट ही जल रही थी, बल्कि अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं दीवार के कान लगाकर आवाज़ सुनने लगी, मगर आवाज़ थोड़ी कम थी। ठीक से अंदर से आवाज़ पूरी तरह से बाहर नहीं आ रही थी। वह औरत क्यों चीख रही थी? फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना खिड़की से अंदर झांक कर देखूं। यही सोचकर मैं खिड़की की तरफ बढ़ गई, मगर मैंने खुद को काली चादर से छुपा लिया था ताकि कोई मुझे देख ना सके। मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ पहुंची और खिड़की को धीरे से खोलकर मैंने अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कमरे में वाकई एक औरत थी जो मेरे बेटे से बातें कर रही थी। उस लड़की की पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी, और अब मैं चूँकि ज़्यादा दूर से आवाज़ भी साफ नहीं सुनाई दे रही थी, मुझे वह आवाज़ थोड़ी सी जानी पहचानी सी लग रही थी। मैं सोचने लगी, आखिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है, और ये आवाज़ मैंने पहले सुनी हुई थी। मैं दिमाग पर जोर डालकर जानने की कोशिश करने लगी कि आवाज़ आखिर किसकी है। ऐसा अगले 3-4 रोज़ तक चलता रहा। मैं रोज़ अपने बेटे के कमरे तक आती और जानने की कोशिश करती कि आवाज़ वाली औरत कौन है, मगर नाकाम हो जाती। मुझे लगता शायद वह गांव की किसी लड़की के आवाज़ है। एक रात मैंने देखा कि बेटे के कमरे से वे और एक लड़की निकले थे, लेकिन मैं उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पाई। दोनों कमरे से निकलकर छत पर चले गए थे। अब तो मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अगले दिन मैंने बेटे से कहा कि अब तुम्हें दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए। वह कहने लगा, हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैं अब की बार भी अपनी पसंद से ही शादी करूँगा। बल्कि मैंने तो एक लड़की पसंद भी कर ली है। बेटे की ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि वह यकीनन उसी लड़की की बात कर रहा होगा जो उसके कमरे में आती जाती रहती है। मेरा बेटा उस दिन जल्दी में था, वह बात पूरी नहीं होने दिया और घर से चला गया, जबकि मैं उसे यही पूछना चाह रही थी कि रात को तुम्हारे साथ कमरे में कौन सी लड़की होती है, मगर मैं हिम्मत नहीं कर पाई। एक दिन मैंने अपने बेटे के कमरे में गई तो वहाँ किसी लड़की के कपड़े को देखा, यानी रोज़ रात को कोई लड़की यहाँ आती थी। कई दिन मैं जाकर पहरा देती रही, मगर मुझे नींद आ जाती थी, इसलिए मैं उस लड़की को आते हुए नहीं देख सकी थी। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरे बेटे ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। एक दिन मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया, खुद अपने बेटे के कमरे में जाकर देखने का फ़ैसला कर लिया। वहाँ मेरे बेटे के साथ जो औरत कौन है। मेरा बेटा सारा दिन ज़मीनों के काम में बाहर रहता था और शाम होते ही घर आता था। मैं शाम होने से पहले ही अपने बेटे के कमरे में चली गई और अंदर जाकर खिड़की के पर्दे के पीछे छुप गई। पर्दा अपने आगे कर लिया और अपने बेटे का इंतज़ार करने लगी। रात हुई तो मेरा बेटा कमरे में आ गया और फिर धीरे धीरे टहलने लगा। मैं पर्दे के पीछे छुपी उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही थी। थोड़ी ही देर रुकने के बाद मेरे बेटे ने फर्श पर बिछाए कालीन को हटा दिया।
सब देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। लेकिन जब उस कालीन के नीचे फर्श देखा तो मैं ये सब देखकर कांप सी गई। वहाँ फर्श के नीचे सीढ़ियाँ थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। मैं ये सब देखकर हैरान हो गई थी कि मेरे घर में ये सुराग और सीढ़ियाँ हैं और मुझे पता ही नहीं है सीढ़ियाँ आखिर जाती कहाँ होंगी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक मैंने एक अजीब नज़ारा देखा जिसे देखते ही मेरे रंग उड़ गए। मैंने एक लड़की को देखा जो सीढ़ियों के नीचे से ऊपर आ रही थी। उसे देखकर मेरा दिमाग चकरा गया था। उसका अगला पल तो उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जब मैंने उस लड़की का चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा सर चकराने लगा था और दिल घबराने लगा था और मैं बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। मुझे होश आया तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया और मेरे हाथों पर ड्रिप लगी थी। खुद को अस्पताल में देखकर मैं घबरा गई और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगी। आखिर मेरे साथ हुआ क्या था? मैं यहाँ कब और कैसे आई थी? तब मुझे सब याद आ गया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नर्स के साथ मेरा बेटा अंदर आया। मुझे ठीक देखकर मेरा बेटा खुश हो गया था और आकर मुझसे लिपट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। फिर नर्स ने मेरा चेकअप किया और चली गई। नर्स के जाने के बाद मैंने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा, मुझे सच सच अभी भी कुछ कहने वाली थी कि मेरे बेटे ने मेरी बात काट दिया और कहने लगा, मम्मी, मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाली हैं, लेकिन अभी आपकी तबीयत ख़राब है। मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। आप इस किस्से को अभी छोड़ दीजिए और आराम कीजिए। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आपको खुद ही सच बता दूंगा अस्पताल कैसे पहुंची और हाँ, जो आपने देखा वह क्या था। मेरा बेटा कहकर चला गया, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रहा था। सोचने लगी कि जो मैंने देखा था वह कैसे मुमकिन हो सकता था। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालों में गुम था, क्योंकि लड़की जिसको मैंने अपने बेटे के कमरे में देखा था उसकी शक्ल मुझे बिल्कुल मेरी बहू जैसी लगती थी और उसको देखते ही मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैंने उसे ही देखा था या कोई और लड़की थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे उसका चेहरा अपनी मरी हुई बहू जैसा लगा, क्योंकि वह बिल्कुल मेरी बहू जैसी थी। हो सकता है क्योंकि बहू तो मर चुकी थी और मेरी नज़रों के सामने उसे कब्र में उतारा गया था। मैं इसी बात को सोच सोच कर डर के मारे कांप रही थी। 2 दिन के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी हुई तो मेरा बेटा मुझे घर लेने आया था। घर आते ही मैंने सबसे पहले अपने बेटे से वही सवाल किया था, मगर मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरा बेटा बोला कि मम्मी, आपको सच जानना है ना? तो ठीक है। मेरा बेटा बाहर गया और थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में वापस आ गया। जब वापस आया तो उसके साथ एक लड़की थी जो कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की बहू थी। उसे देखकर मैं एकदम से हिल सी गई थी। मैं फ़ौरन उठकर खड़ी हुई। डर के मारे आंखों में आंसू आ गए थे, मेरे जिस्म कांपने लगे थे। मैंने इतना डर कभी अपने पूरे ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था। मुझे इतना डर हुआ देखकर मेरे बेटे ने मुझे कंधों से सहारा दिया और संभाला और बिठाया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, कहने लगा, मम्मी, मैं जानता हूँ कि आपने मेरी पत्नी अलीना की जान लेने की कोशिश की थी, मगर वो मरी नहीं थी। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मेरी बहू और बेटे ने मिलकर मुझे सारी कहानी सुनाई। मेरी बहू ने बताया कि जिस दिन आपकी सहेली घर आई थी और मुझे जहरीले सांप के जरिए से मारने की कोशिश की थी, मेरी बहू ने मेरा सारा प्लान सुन लिया था और मेरे बेटे को बता दिया था। जैसे ही वो सपेरे कमरे में वह जहरीला सांप छोड़ गया था, कमरे में ही एक और छुपे हुए सपेरे ने उससे पकड़ लिया था। कमरे में एक और छुपे हुए सपेरे ने उसे पकड़ लिया था और सपेरे को मेरी बहू ने जल्दी से बुलवा कर कमरे से छुपा लिया था और फिर खुद नहाने का बहाना करके बाथरूम छुप गई थी। फिर मेरे बेटे ने आकर अपनी पत्नी की तबीयत की खराबी का बहाना किया था और उसे अस्पताल ले गया था और वहाँ मर जाने का नाटक किया और फिर किसी लाश को घर ले आया और जिसे हमने दफनाया था वह मेरी पत्नी नहीं थी, बल्कि वह मुर्दा घर से एक लाश को उठाकर लाए थे।
मेरे बेटे ने बताया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप दोबारा भी उसकी जान ले सकती थी। आपकी बहू बहुत अच्छी है, वह छोटे खानदान से ज़रूर है, मगर छोटी सोच की बिल्कुल नहीं है। वह चाहती तो आपको जेल भी भिजवा सकती थी, मगर उसने मुझे समझाया और कहा कि हमने इसी घर में रहना है, क्योंकि नीचे बने हुए तहखाने में रह लूँगी। तहखाना पापा ने उस हवेली को बनाते वक्त बनाया था। अक्सर बड़े लोग ऐसे ही तहखाने बनवाया करते हैं। अलीना का कहना था कि उसे आपकी मम्मी को मरे हुए का एहसास भी होगा और फिर सब समझ जाएगी, वह ठीक हो जाएंगी। फिर मेरे बेटे ने बताया कि उसकी पत्नी को तहखाने में रहने लगी। नीचे तहखाने में हर तरह की सुविधा थी और रात को मेरी बहू वापस ऊपर आ जाती और इस तरह से वह हर दिन ज़िंदगी गुजारने लगी। ये सब सुनकर मैं जैसे शर्म के मारे 100 गज ज़मीन में नीचे धंसती चली गई कि मैंने अपनी बहू के साथ कितना बड़ा नाइंसाफ़ी की और उससे कितना सताया, मगर उसने मेरा फ़ायदा ही सोचा। मैं अपने बेटे और बहू से माफ़ियाँ मांगने लगी। तब मेरी बहू ने कहा, मम्मी आप माफ़ी मत मांगिए, और फिर मेरे बेटे का बहू दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया। फिर हम अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहने लगे। मेरी मम्मी को उस गलती का एहसास तो हुआ था। मैंने आखिरकार गरीब की बेटी को बहू कबूल कर ही लिया। फिर मैंने गांव में एक बड़ी दावत और पार्टी रखी। सभी उसमें नीचे जाति ऊंची जाति गरीब सारे लोग दावत में, और मैंने सबके सामने अपनी बहू को कबूल कर लिया। लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी, आपकी बहू तो मर गई थी, मगर मैंने लोगों को बताया कि मेरी साजिश थी, मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। और ये सभी लोगों ने सामने मैंने अपनी सारी ज़मीन सारी जायदाद अपने सारी ज़मीन अपनी बहू के नाम कर दिया और मेरी चाँद सी बहू ने एक बेटा पैदा कर दिया। हमारी ज़िंदगी अब खुशियों से भरा हुआ है। तो कैसी थी यह हमारी इमोशनल कहानी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।